हेलो एवरीवन। आज कोई पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई कोई बात नहीं करेंगे। आज कोई मेंस या प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज ये सब बात नहीं करेंगे कि GS1 GS2 GS3 कैसे तैयार करना है, क्योंकि बचा हुआ समय जो है मेंस 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। और कुछ उनके बारे में बात करेंगे जो इस समय जिस फीलिंग से वो गुजर रहे हैं, जिस प्रेशर से, जिस एंजाइटी से वो गुजर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और जो चीज़ मैंने प्रिपरेशन के साथ सीखी है, अपने दोस्तों को देखा है, जो लोग फेल हो गए, जो लोग सिलेक्ट हुए, जो लोग अंतिम दिन तक लगे रहे, उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या एक चीज़ें मुझे सिखाई, कुछ मैंने उनसे सीखी। ठीक है, तो वही कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप मैं बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ, मैं आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझ पाऊँ, और जो आप जिस एक मेंटल एग्नी से गुजर रहे हैं, मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। देखो, अगर आपने मेंस पास किया है या प्रीलिम्स पास किया है, ठीक है, कि जो प्रीलिम्स 2024 का पेपर था, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि प्रीलिम्स 2024 का पेपर जो था बहुत आसान था, 2023 के कंपैरिजन बहुत इजी था, बहुत ऐसा था, बहुत वैसा था। आप वो समय याद करो, 16 जून को 9:30 बजे से पहले, जब पेपर आपके हाथ में आने से पहले, जब आप OMR भर रहे थे, आपको जरा सा भी अंदाजा था कि वो पेपर में क्या होने वाला है, कि वो वापस से एलिमिनेशन मेथड वाले सवाल आ जाएंगे। सब यही सोच के गए थे, जितने ही मार्केट में मॉक टेस्ट थे, टेस्ट सीरीज थी, सब भरे पड़े थे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर वाले क्वेश्चन से। लोग यही समझ रहे थे कि जैसे लास्ट ईयर 75 मार्क्स कट ऑफ गई थी, इस साल भी उतनी ही जाएगी, उससे एक नंबर ज्यादा, उससे एक नंबर कम नहीं जाएगी। लोग मतलब तैयारी ही उसी हिसाब से करके आए थे। लोग ऑलरेडी बहुत डाउन फील कर रहे थे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रीलिम्स में हार मान चुके थे। जो आप अभी फील कर रहे हो, आप उस समय भी वो यही चीज फील कर रहे थे, और आपके साथ बहुत सारे लोग फील कर रहे थे। ठीक है, अंत में हुआ क्या? आपने प्रीलिम्स निकाला, प्रीलिम्स निकाल के आप यहाँ पे आ गए मेंस लिखने। आज के टाइम में, आज जो 5-6 सालों से, या इवन ये कहिए कि 3-4 सालों से, 2020 21 22 23 24 से, जो ये प्रीलिम्स में लकी वर्सेस अनलकी की बैटल चल रही होती है, कि बहुत क्लोज कॉल से, बहुत छोटे छोटे सवालों से, बहुत ही मतलब अगर आपका ध्यान हल्का सा भी हटेगा तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। हर लड़का जो बहुत, या लड़की बहुत मेहनत से तैयारी करता है या करती है, वो हमेशा सोच के चलता है कि भाई मैं मान लो 200 नंबर में से 80 मार्क्स कट ऑफ जाएगी, तो मैं एटलीस्ट कम से कम 75-70 मार्क्स की तैयारी करके जाऊं, या यूं यूं कहिए कि उसकी तैयारी ऐसी होती है कि उसके 70 मार्क्स की तैयारी रहती है। बस उसका लक उसका साथ देता है, उसका भाग्य उसका साथ देता है, उस दिन उसका दिन ऐसा अच्छा गुजरता है एग्जाम के दिन, वो फॉर्चुनेट इनफ होता है कि जो जो सवाल उसके सामने आते हैं वो बहुत क्लोज कॉल से गलत नहीं होते, वो 80 के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, जो उसी कैंडिडेट के इक्विवेलेंट थे, सब कुछ थे, बट उनका थोड़ा सा सवाल गलत हो गया, कि कुछ उनके बहुत सारी चीजें उनके फेवर में काम नहीं की और वो बाहर हो गए। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला लास्ट ईयर का, उनको एक सर्विस एलोकेट हुई, वो अभी सर्विस में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट उनका इस साल का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स आसान तो किसी भी एंगल से नहीं था। जो आपको अगर सेल्फ डाउट हो रहा है कि भाई मेरा तो ऐसे ही तुक्के में निकल गया, या ऐसा हो गया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, दैट इज भाई मैं मेंस में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ये हर साल की कहानी है। ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा है, सभी के साथ होता था, होता है, मतलब होता है और होता आएगा। दैट इज वाई इस एग्जाम को इतना टफ कहा जाता है। कुछ एग्जाम प्लान ही इसी तरीके से किए जाते हैं, जिनके एग्जाम के प्लानिंग की वजह से वो एग्जाम इतना टफ हो जाता है। यही प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप 6 महीने का हो जाता, 5 महीने का हो जाता। ठीक है, या जैसे पहले हुआ करता था कि प्री होगा, उसके नेक्स्ट डे मेंस हो जाएगा। प्री अगर आप पास आपने किया है तो मेंस की कॉपी आपकी चेक होगी। अब वो सब चीजें नहीं होती हैं। पहले के जमाने में प्री इतना रैंडम, इतना डाइसी, इतना वाइल्ड नहीं होता था। ये सवाल कहीं से कुछ भी पूछ दिए जाए, लक्ष्मीकांत पढ़ के आप 25 के 25 सवाल जो अगर 100 में से आए हैं पॉलिटी के, वो सही कर ले आते थे। आजकल तो भाई उससे भी नहीं सॉल्व होता, एप्लीकेशन बेस्ड तो फलाने ढिमकाने वो सवाल पूछ दिए जाते हैं। आजकल का जो एक कैंडिडेट है, जो थोड़ा बहुत भी कट ऑफ के आसपास है, कि मान लो 200 नंबर में से 80 मार्क्स कट ऑफ गए और आप 75 पे खेल रहे हो, 78 पे खेल रहे हो, तो आप बहुत प्रोमिनेंट कैंडिडेट हो।
या यूं मान लीजिए, जैसे अभी आपने प्री पास करके आप मेंस देने आए हो, तो आपका बहुत सारा सिलेबस पूरा नहीं है, जो कि होता है अक्सर, बिकॉज मेंस की तो कोई बात करता ही नहीं है। 100% मिस्टेक आपकी भी नहीं होती है। आपके जो प्रिपरेशन जर्नी होती है, उसमें हमेशा प्रीलिम्स 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 यही चलता रहता है। मेंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता। मेंस के बारे में महानता दिखाई जाती है, मेंस क्या होता है, मेंस अच्छा असली बैटल गेम होता है, लेकिन असली बैटल गेम को खेला कैसे जाता है, बैटल ग्राउंड पे उतरा कैसे जाता है, बैटल ग्राउंड पे कोई व्यक्ति फील क्या करता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, बिकॉज खुद कभी बैटल ग्राउंड पे नहीं उतरे हैं। यानी कभी वो नहीं समझाएंगे कि GS1 के जो सिलेबस होते हैं उनका टॉपिक कैसे कवर किया जाए, कभी GS2 का कैसे कवर किया जाए, है ना, GS3 का कैसे कवर करें, GS4 का कैसे कवर करें, एसए में क्या होता है ना, ऑप्शनल कैसे कवर किया जाए। सारी लड़ाई तो इसी चीज की रहती है। और आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपको कोई टीचर आके नहीं समझाता, आपको कोई स्टूडेंट आके नहीं समझा सकता, आपको कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी समझा सकता कि भाई मेंस की बैटल कैसे क्रैक की जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, किसी किसी की बातें आप सीख के अपने उससे आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो इनहेंस होता है। बट आप कभी भी दूसरों से नहीं सीखते हो, आप खुद से ही सीखते हो। अभी जैसे आप दे रहे हो, इस समय मेंस दे रहे हो, अभी आपके पास 18-19 दिन का टाइम बचा हुआ, 17-18 दिन का। ठीक है, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 20 को एसए होगा, 21 को GS1 GS2 होगा, 22 तारीख को GS3 GS4 होगा, फिर 5 दिन की छुट्टी रहेगी, उसके बाद फिर 28 तारीख को कंपलसरी पेपर, 29 तारीख को आपका ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या आप 2 महीना बैठ के वेट करोगे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब रिजल्ट आएगा मेंस का, तो आप तब तक वेट करोगे? तब तक तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो ना। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तब तो ठीक है, तब तो भाई इंटरव्यू की तैयारी करो, तब तो आप, और एक आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बट अगर मान लो आप फेल हो गए, आपका नहीं हुआ, तब क्या करोगे? वो ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है कंपेरेटिव टू इसके, कि जैसे अभी आप बहुत कुछ फील कर रहे हो कि मैं क्या करूँगा, आपके ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, आंखें एकदम काली हो गई हैं, आप मतलब स्लीप डिप्रिवेशन जिसको कहा जाता है, आप उससे जूझ रहे हो, है कि नहीं? कोई बातचीत करने वाला नहीं, इतना अकेलापन है, कोई आपको समझा नहीं सकता। और ये ट्रुथ फैक्ट है, ऐसा नहीं कोई समझाना चाहता, नहीं कोई आपको समझा सकता ही नहीं, बिकॉज आप समझोगी नहीं, आपको रिजल्ट चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपका, आप, भगवान करे ऐसा कभी हो ना आपके साथ, बट जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, हाथ में पाँव में चोट लग गई, आपको बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, खून बह रहा है, और कोई व्यक्ति आपको आके वहाँ पे महानता की बातें बताए, मोटिवेशन की बातें बताए कि तुम एक छोटे से एक्सीडेंट से डर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाने हो गया, ढिमकाने हो गया, उससे कुछ होने वाला नहीं, आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, मतलब एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मेंस में है। आपके पास जितने बचे हुए दिन हैं, आप जितना भी पढ़ पाए हो, मान लो आपका ऑप्शनल पूरा नहीं हुआ है, या आपका GS1 पूरा नहीं हुआ, GS2 पूरा नहीं हुआ, GS3 पूरा नहीं हुआ है, कोई, मान लो कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत भी आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, आप उसके ऊपर आंसर लिखते रहो, लास्ट डे तक लिखते रहो। टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है, मत लिखो टेस्ट, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जैसा भी कर पा रहे हो वैसा करो। अगर आपकी तैयारी जिस जिस स्टेज की, मान लो आपने टेस्ट दिया, आप टेस्ट देने में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आप टेस्ट दो भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है, डर लगता है, कुछ होता है, कोई बात नहीं, मत दो। बट आपको लास्ट डे तक एक्ट करते रहना है, लास्ट डे तक परफॉर्म करते रहना है, बिकॉज ये सब जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, ये आपको बहुत काम आएगा। लास्ट के जो टाइम होता है, महीना 1.5 महीने का जो टाइम होता है, उसमें आपकी एफिशिएंसी लगभग लगभग 4 टाइम्स हो जाती है, कि जो काम आप नॉर्मली 4 महीने में करोगे, वही काम आप यहाँ यहाँ 1 महीने में कर जाओगे। ठीक है। और जब 29 तारीख को आपका पेपर खत्म होगा, 1 या 2 दिन आप रेस्ट लोगे, बहुत सारे लोग दूसरी जगह सेंटर देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पेपर 5 दिन का टेस्ट मैच होता है कोई ऐसा, बहुत, मतलब मीन्स तो थकाने वाला ही बहुत रहता है ना, कि ऐसा नहीं कि 3 घंटे का पेपर एक दिन खत्म हो गया, बात हो गया, नहीं। वो तो बहुत ज्यादा ऐसा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आप उसके बाद आके फिर पढ़ते रहना, 1-2 दिन रेस्ट लेके घूम टहल के अपना जैसा ही मन करे, पढ़ते रहना। पढ़ना मत छोड़ना, चाहे कितने भी आपको समस्याएं हैं, पैसे की समस्या नहीं है, कुछ है ऐसा वैसा, बिकॉज अगला प्रीलिम्स या अगला जो स्टेज का आपका वो है, वो आप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कैंडिडेट हो। अगर आप डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर साल, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं, 1000 से प्लस ही होती हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्रीलिम्स पास करने वाले लगभग 13 to 14 टाइम्स लोग होते हैं जो प्रीलिम्स पास करते हैं। यानी 13,000 से लेकर के 14,000 के आसपास लोग होते हैं जो मेंस लिखते हैं।
ठीक है। इस बार तो इस बार तो 14,000 प्लस है ना। और इसमें से अप्रोक्सीमेटली 3,000 प्लस लोग ऐसे होंगे जो 3,000 प्लस लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, है ना, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ठीक है। और उसमें से भी 1,000 लोग ऐसे होंगे जो फाइनली रिकमेंड होंगे, सिलेक्ट होंगे। और उस इसमें से भी करीब करीब 500 लोग ऐसे होंगे जो अपनी सर्विस से खुश नहीं होंगे। आईएएस मिला है तो ठीक है, तब तो बंद, तब तो रूल के हिसाब से, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस अगर मिल गया तो तब तो फिर आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, या तो ज्वाइन ही ना करें। ठीक है। और नहीं तो अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो अगले साल आप अपियर नहीं हो सकते, तो रूल है भाई। ठीक है। वरना जितने भी लोगों को आईपीएस मिला है, आईआरएस मिला है या आईडब्ल्यूएस मिला है, ठीक है, ये सब दोबारा अपीयर होंगे, सब के सब। और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी कोई गारंटी नहीं कि इनका प्रीलिम्स भी निकले। दूसरे वाले ये हैं भाई, जो ये पर्सनालिटी टेस्ट में 1,000 सिलेक्ट हो गए तो 2,000 बचे ना, ये भी तो देंगे, ये भी तो प्रीलिम्स देंगे। और जो ये 13 to 14,000 जिसमें आप लोग हैं, ठीक है, अब आप हो सकता है 2,000 में आए, आप हो सकता है 1,000 में आए, ठीक है, 500 में आए, ठीक है। बट जैसे इधर से भी जो है करीब 10,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे, 10-11,000 के आसपास, जो अगले साल फिर मेन से बैठेंगे। इनके पास मेंस का अनुभव है, इनके पास भी है और इनके पास भी है। आपकी लड़ाई इनसे है। इनके सामने दिक्कत ये है कि सर्विस में सिलेक्ट तो हो गए, बट सिंस पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस में लगे रहे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में, कि इनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला। लक्ष्मीकांत पढ़े हुए 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है। ठीक है। इनकी समस्या ये है कि ये इतने डिवास्टेटेड हैं, इतनी नजदीक आके, कि मतलब इनका पर्सनालिटी टेस्ट में इनको सर्विस अलॉट नहीं हुई, ये तो फिर वापस से जीरो पे आ गए ना। इनको तो कुछ मिला, इनको तो कुछ नहीं मिला, और इनको टाइम ही नहीं मिला, है ना। इनकी इनके जो ये 500 के और जो ये 2,000 है, इनके इनके डिसएडवांटेजेस एकदम बिल्कुल सेम है। और ये तो और भी दुख में है क्योंकि इनको कोई सर्विस में अलॉट नहीं हुई है, ये और एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। उसके अलावा जो 10,000 वाले हैं वो ज्यादा लकी हैं, बिकॉज उनको थोड़ा बहुत अंदाजा था कि हमारा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आप थोड़ा इस चीज पे आप डाउट करोगे, बट हंसोगे, सोचोगे ये क्या बात हुई भाई, कोई ऐसा कोई कैसे कह सकता है। बट यस, अगर आपको डाउट है तैयारी पे तो आप लगातार पढ़ते रहो, आप छोड़ो नहीं। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना ऐसा समय होता है जिसमें आपकी जो तैयारी रह गई, बिकॉज आप जून के बाद से जुलाई हो गया, जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर आप क्या कर रहे थे? आप मेंस के लिए परेशान थे। ठीक है। मेंस 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 कर रहे थे। ठीक है। आपका प्रीलिम्स निकलने की वजह से आप मेंस कर रहे थे, और आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। हो सकता है आपको पता ना हो, बहुत सारी चीज़ आपको पता चली है। आपने हो सकता है पहली बार मेंस का कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया हो, आपने कोई लाइव आंसर सेशन ज्वाइन किया हो कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आपको आपने पहली बार सिंसियरली ऐसे लिखा होगा कोई 10 पेज का। आपने पहली बार केस स्टडीज के बारे में समझा होगा। आपको जो ये एक मार्केट में माहौल तैयार किया जाता है बड़ी बड़ी बातें करके कि और केस स्टडी ऐसा होता है, केस स्टडी में वो होता है ना। फिर आपको समझ में आया कि भाई ऐसे जो फिलोसॉफिकल ऐसे के बारे में इतना हाइप बनाया जाता है, वो उतना हाइप है भी नहीं है ना। वास्तविकता क्या है मींस एग्जामिनेशन की। फिर आप में से ज्यादातर लोगों को ये तो जरूर समझ में आया होगा कि जितना रैंडमनेस, जितना वाइल्डनेस प्रीलिम्स में होती है उतना मेंस में नहीं होता है। मेंस आपका, अगेन मैं बता रहा हूँ, मेंस आपके हार्डवर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हुआ रहेगा, जितना ज्यादा आपका टाइम पे ऑप्शनल पूरा हुआ रहेगा, उतना ही आपको, उतना ही आप एक कम स्ट्रगल करोगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, और आपका मेंस बहुत इजीली निकलेगा कंपेरेटिव टू अदर पीपल जो पहली बारी, जो जिन्होंने कभी मैंने मेंस की तैयारी की नहीं है। और सिंस आप जुलाई, अगस्त, सितंबर इनसे तैयारी कर रहे हो, तो आपने 3 महीना ऑलरेडी बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई की है। यही डेडिकेटेड पढ़ाई आप जारी रखो, मतलब इसमें कोई कमी नहीं मत आने दो। अक्टूबर नवंबर तो एटलीस्ट कम से कम करो ही करो। मान लो दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा और आपका मान लो नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, स्टिल स्टिल अपने आप को थाम के, बांध के, पेशेंस रख के पढ़ते रहना। ठीक है। बिकॉज जब जनवरी स्टार्ट होगा तो जितने भी लोग हैं, उन वो वापस से जो प्रीलिम से फेल हो गए थे, जो आपके साथ वाले हैं, मतलब जो मेंस दे रहे हैं इस साल, वो ये सब अगेन वही प्रीलिम्स वाली साइकिल में फंसेंगे। और आपने सिर्फ बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है, अब आपको मेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप इस चीज को भी रिलैक्स करोगे कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं, रियलाइज करोगे कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है।
है ना? क्यों टाइम नहीं है? बिकॉज अक्टूबर से अगर आप देखोगे, जब आपका मेंस पूरा हो जाएगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना खाली है आपके पास है, जिसमें से मैं आपको मेंस के लिए 3 महीना देने को बोल रहा हूँ। कायदे से तो ये जनवरी से अप्रैल तक भी मेंस का पढ़ना चाहिए। बट जैसे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसे बिल्कुल कि टोटली डेडिकेटेड है मेरा मेंस के लिए, मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जनवरी से आके ये ग्राफ हल्का सा ऐसे इंक्लाइंड हो जाना चाहिए कि ठीक है, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, अब एकदम जीरो नहीं कर देना है, लेकिन पढ़ते रहना है थोड़ा थोड़ा करके, और मी और प्रीलिम्स का बढ़ा देना है कि हमको प्रीलिम्स आते आते हमको क्लियर कर ले जाना है। और सिंस आपने एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आपके अंदर वो वाला डर अब नहीं रहेगा जैसे पिछली बार आया था। आपका समय बहुत बच जाएगा। जो फालतू के डॉक्यूमेंट्स और फालतू के जो क्या नाम से मैगजीन और लिटरेचर जो आप पढ़ते थे, वो आप इस बार समझोगे कि इसका कोई उपयोग नहीं है। आप उन सारे लिटरेचर से बच जाओगे। आप मार्च, अप्रैल, मई में थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। इवन जैसे जो मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट बोगस होते हैं, वो बोगस मॉक टेस्ट दे के भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। जहाँ पे आप 40-50 नंबर भी ला के स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वहाँ पे वहीं पे आप इस बारी अच्छा करोगे। दैट इज वाई पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए। ये यूपीएससी की साइकिल है, हर व्यक्ति इस चीज से गुजरता है। इवन जो आज जिन लोगों का आप इंटरव्यू देख रहे हो, जो बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाते हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब भी इसी फेज से गुजरे थे। ठीक है, उनके साथ भी सब चीजें हुई थी जो आपके साथ हो रहा है। उनके मन में भी यही संदेह होता था, सेल्फ डाउट होता था उनको भी सब ताने सुनने को मिले थे। और अगर पैसा वैसा नहीं है तब तो फिर तो क्या ही कहना। तब तो स्ट्रगल का आपका कोई सीमा ही नहीं है। आप जो चीजें झेल रहे हो वो व्यक्ति झेलने में 60-65 साल का आदमी उसको झेलता है, जो आप ये 2-3 सालों में जो चीजें सीख रहे हो। ठीक है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय पढ़ाई लिखाई करते रहने के। और आपका कॉन्फिडेंस भी इसी चीज से आएगा। आपको लगेगा कि 8 महीना मेरे पास है, मेरा 8 महीना कैसे कटेगा, मैं कैसे करूंगा। उसका तरीका है, 8 महीने के बारे में सोचो ही मत। आप सोचो ये कि जैसे ठीक है, कुछ तो मेरा तैयार हुआ होगा, मेरा जनरल स्टडीज 1 का कोई तो टॉपिक तैयार होगा, जनरल स्टडीज 2 का कोई तो टॉपिक तैयार होगा। आपके पास अभी जो मेंस की टेस्ट सीरीज हो रखी होगी, जब आपका मेंस खत्म हो जाता है, तो जो मेंस की टेस्ट सीरीज रखी होगी, या जो आप 7 सवाल का जो 1 घंटे का टेस्ट लेते हैं, लोग सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, उसको देना स्टार्ट करो। कहीं से आंसर इवैल्यूएशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। बहुत सारे होते हैं कि जो डेली आपका आंसर इवैल्यूएट करके देंगे। आप आंसर अपना चेक कराते रहो, इवैल्यूएट कराते रहो, ऐसे लिखते रहो, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मेंस का खत्म कर जाओ। अपने आप को टारगेट दो कि ठीक है, मैं मेरा 8 महीना कैसे कटेगा या नहीं कटेगा वो तो मैं बाद में सोचूंगा। पहले मेरे सामने जो ये मेंस के पीवाईक्यू जो बचे हैं, पहले मैं उसको तरीके से कर ले जाऊँ। फिर आप अपने आप अंदर परिवर्तन देखना। और ये चीज करने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि भाई आपका प्रीलिम्स में होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज जो मेंस की तैयारी करता है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत रिगरस, उसका प्रीलिम्स में होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा, मतलब ये फैक्ट है। ये कोई ऐसा फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये कोई ऐसा एंटिसिपेशन नहीं है, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है, होता है ऐसा हर साल। ठीक है, आप जैसे उनका एग्जाम्पल देखिए, जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी, 2022, 22 में 20, ईशिता किशोर जिनका नाम था। ठीक है, इनका पहली 2 बारी में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। फिर जैसे ही इनको तीसरी बारी में मेंस लेने का मौका मिला, ही सीधे इनकी रैंक 1 आई। ठीक है, एक उसी साल का एग्जांपल रैंक 4 थी, AIR 4, इनका नाम स्मृति मिश्रा था, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, इनका भी 2 बारी प्रीलिम्स नहीं निकला था। और इनके साथ तो और भी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि इनका जनरल स्टडीज दोनों साल GS 1 में, पेपर 1 होता है प्रीलिम्स में, उसमें बड़े अच्छे मार्क्स आए थे, बहुत मार्जिन से इन्होंने उसकी कट ऑफ क्लियर की थी जनरल स्टडीज की। बट वे सी सैट में इनका गड़बड़ हो गया था। एक साल तो शायद 67 मार्क्स कट ऑफ होती सी सैट की, 66 या समथिंग कुछ करके आए थे, एक एक आधे नंबर से रह गई थी ये। और उसके बाद इन्होंने मेंस फोड़ दिया, सीधे रैंक 4 आई। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आप हर साल 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 1000 में से आप खाली 50 लोगों की कहानियां सुनते हो, जो बहुत ग्लोरीफाइड स्टोरीज होती हैं। एक तो एकदम एक्सट्रीमली पॉवर्टी वाला स्टोरी सुनोगे, एक तो आप बिल्कुल अमीरी वाला सुनोगे कि 5 बिलियन $10 मिलियन का पैकेज था उनका, वो छोड़ के आए हैं, है ना, एग्जैजरेटेड डेटा इसको कहा है। वो सब सुनते हो। बट बीच के बचे हुए जो 950 लोग होते हैं, या 900 के आसपास जो लोग होते हैं, उनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। वो आपके जैसे लोग होते हैं, जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लगातार आपके जैसे आम बच्चे हैं, जो कहीं कमरा लेके कहीं कुछ करके अपना अपने अपने जीवन को बिता रहे हैं।
ना कोई उनका दोस्त जा रहा है, ना कोई कुछ है, उल्टा उनका मजाक बनता है। सोसाइटी उनके ऊपर हंसती है। इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतना परेशानी, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई उनसे बातचीत करने वाला नहीं है। किसी को फोन करते कोई उनका फोन नहीं उठाता है, लोग हंसते हैं उनके ऊपर। अगर वो मतलब वो तरस रहे हैं कि 10 मिनट कोई उनसे बात कर ले। यही सब होता है भाई। उसका एक ही उपाय है, पढ़ते रहो बस। और कृपा करके अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाइए। आधे घंटे एक्सरसाइज किया कीजिए। ठीक है, बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए टहलिए। आपको अच्छा लगेगा। आपका शरीर अच्छा रहेगा। अब शरीर अच्छा रहने का मतलब ये नहीं सिक्स पैक एब्स बनाने लगे। शरीर अच्छा रहने का मतलब जब आपके शरीर से आलस खत्म हो जाएगा, लेथार्जी खत्म हो जाएगी, तो आपको अच्छा फील होगा। बिकॉज अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आप कोई भी काम करने जाओगे, चाहे सुबह मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुबह सो के उठूंगा टाइम से और मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, लेकिन आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे। रात को नींद नहीं आएगी। रात को नींद ना आने का बहुत बड़ा कारण टेंशन तो होता ही है, स्ट्रेस तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका बहुत बिगड़ा हुआ रूटीन भी होता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो है, आपकी बॉडी में जो एक तरीके से फैट जो जमा हो रहा है, उसकी उसकी वजह से भी होता है। ठीक है। अगर आप अपने बॉडी को थोड़ा बहुत भी कंट्रोल में रखते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हल्का फुल्का भी हेल्दी रहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे कि खाना पीना ही इतना खराब मिलता है कि हम क्या हेल्दी रह सकते हैं। भाई खाना पीना तो ठीक है, बट आप अपने एंड से तो एक चीज कर सकते हो ना, एटलीस्ट आधे घंटे टहल तो सकते हो। आप 30 मिनट का टाइमर लगा के वॉक कीजिए। तेजी से वॉक कीजिए। दौड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, और खाना पीना जो आपका रहता है तैयारी के दौरान में बहुत घटिया रहता है। कोई घर पे रहता तो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ ज्यादातर लोग जो बाहर रहते हैं उनके साथ तो यही समस्या होती है। आप वॉक कीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है। अपने जो सेल्फ वेट है उससे एक्सरसाइज कीजिए। पुशअप्स वगैरह लगा सकते हैं वो कीजिए। आपको अच्छा लगेगा। है ना। और जब आप थोड़ा बहुत आपके अंदर आलस की मात्रा कम हो जाएगी, आपकी बॉडी थोड़ी सी लेथार्जिक कम रहेगी, तो आप जो भी काम करना चाहोगे उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। और थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, तो आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। यस मैं कुछ तो कर रहा हूँ। ठीक है। मान लो एक 0 से लेके 100 के स्केल पे 100 आपका टारगेट है कि मुझे 100 यूनिट वर्क एक दिन में करना है। एटलीस्ट मैं जो कल 10 5 यूनिट भी नहीं कर पा रहा था, आज मैं 12 13 यूनिट तो कर रहा हूँ। आज मैं धीरे धीरे करते करते 14 यूनिट पे पहुंचूंगा, 15 यूनिट पे पहुंचूंगा। और आप तो सिंस प्री पास करके मेंस लिखने आए हो भाई, तो आप तो ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हो। आपको अपने आप को खाली सस्टेन करना है साल भर। है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्टोरीज के ऊपर बिना मतलब के बिलीव मत किया कीजिए। ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया पे जैसे वो क्या नाम से स्टोरीज ही बहुत चलती हैं झूठा मूठा, कि कोई ब्यूरोक्रेट है, वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सिविल सर्वेंट है, वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहे हैं। या उसका उल्टा भी होता है कि कोई वो नहीं डांट रहा है। ठीक है, हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग में चल रही है, उसमें मान लो किसी जज साहब ने किसी ब्यूरोक्रेट को हड़का दिया। मामला क्या था क्या नहीं था किसी को पता नहीं, लेकिन अब लोग सोच के यही कह रहे हैं ऐसा भी होता है। या कोई एमपी एमएलए है, उनका झगड़ा उनका विवाद हो गया इनके ब्यूरोक्रेट के साथ या आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर के साथ, तो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, उससे इससे देख के दुखी हो जा रहे हैं। पूरी स्टोरी जाने बिना। उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल काम क्या होता है। स्टूडेंट की लाइफ और ब्यूरोक्रेट की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप जब जाओगे, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, आपके सीनियर्स रहेंगे, आपको हर तरीके की चीजें डील करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन ही जब सर्विस में सिलेक्ट हो गए तो आपकी गर्दन पकड़ लेंगे, अच्छा अच्छा एसडीएम बन के तुम आए हो, हाँ हाँ, चलो बताते हैं तुमको। ऐसा तो कभी नहीं होता है। या तुरंत की आप जैसे बहुत सारी चीजें होंगी जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, तो आपको पता होगा कि तर्क करने की क्षमता कितनी अच्छी होती है। लॉजिक अगर आप हर चीज के ऊपर खोजते हो या कारण खोजते हो किसी चीज का, इशू क्या है, जैसे मैं कहता हूँ ना करंट अफेयर में बॉल बाय बॉल कमेंट्री की जगह इशू पे फोकस फोकस किया कीजिए, क्यों हुआ ऐसा, कारण क्या था। उसी तरीके से जैसे ही मान लीजिए आपके सामने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप उसके बारे में या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उसकी गहराई तक जाइए, उसके इशू को जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जैसे सब व्यक्ति बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेट को डांट रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, और या तो रॉयल एंट्री एग्जिट वाला वीडियो दिखाएंगे, या फालतू के मतलब जिसको ग्लोरीफाइड कहा जाता है, एक स्टोरी बनाई जाएगी। है ना। और आजकल तो ये जो दो कौड़ी की फिल्म बनती है, या जो ये टीवी सीरीज बन रहे हैं, इनको दिखा के आपके इमोशन के साथ खेला जाएगा कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाओ। ठीक है। कि कोई लड़का है वो प्रॉपर आईएएस में आ गया, उसने मेहनत किया, सब कुछ किया, या कोई लड़की है उसने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, हर तरीके से चीजों से लड़के आगे बढ़े। जैसे लड़कों के साथ तो समस्या ये होती है ना कि घर के बाहर रह रहे हैं, तो उनको उनके ऊपर बिना मतलब के इल्जाम लगाए जाएंगे कि भाई उनका वो है,
पक्का कुछ कर रहा होगा, शराब पी रहा होगा या अय्याशी कर रहा होगा या टाइम पास कर रहा है या आलस कर रहा है, कुछ कर रही है। लड़कियों के साथ तो ये सब चीज तो होती है, उनके साथ तो फिर उनके कैरेक्टर का भी सवाल उठा देते हैं ना कि भाई कहीं किसी लड़के के साथ घूम रही थी, कुछ कर रही थी। तो ये सब चीजों से आप जूझ रहे हो। ठीक है। यही सब चीजें धीरे धीरे, जब आपको बातों का फर्क नहीं पड़ता है, आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, आप खाली अपने काम पे फोकस कर रहे हो, है कि नहीं। और एक जो जैसे मैंने कहा कि ये जो घटिया से वेब सीरीज और ये जो मूवीज बनाई जाएंगे, तो उसमें सक्सेस का मतलब यही है कि आप एग्जाम निकालो, आप आईएएस बनो, रैंक 1 लेके आओ और रैंक 2 से शादी करो। आपके जीवन में कोई लड़का है कोई लड़की जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी सफलता की कोई मतलब ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड नहीं कर रहे हो, है ना। एकदम बिल्कुल वो कि आप हीरो क्यों नहीं बन रहे हो, आप सेलिब्रिटी क्यों नहीं बन रहे हो, आप क्यों ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हो। जैसे एक बारी वो मैंने कहीं सुना था कि जुनैद अहमद सर थे, ऑल इंडिया रैंक 3। अब उनको फोन करके मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप बताओ, आपका कुछ तो मतलब गड़बड़ होगा, आपके घर में किसी की डेथ हुई है, आप बहुत गरीब हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, ऐसा कोई एक सेंसेशन दो, कुछ तो ऐसा बाइट दो कि आप हम उसकी कहानी स्टोरी बना सकें। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, मेरे घर में ऐसा कोई, मैं ठीक ठाक फैमिली से पूछूं कैसा हूँ। ऐसा भी होता है भाई। आप समझा करो ना, जो स्टोरीज बनाई जाती हैं, जो आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं, वो बहुत ज्यादा ही एग्जैजरेटेड होती हैं। उनमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास मेरी जेब में 100 रुपए है, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जेब में 9,000 रुपए है, तो 900 रुपए का तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ ना। मैंने अपना डेटा एग्जैजरेट करके बताया, बट 900 रुपए का तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ ना। क्या सच्चाई है मेरे पास, कहाँ है मेरे पास 900 रुपए एक्स्ट्रा। सेम उसी तरीके से ये सब कुछ होता है। और इन्हीं सब चीजों में आप इतना परेशान हो जाते हो, इतना जो नॉर्मल डेज आपके होते हैं, जैसे अभी तो मान लो आपका एग्जाम चल रहा है, जब आपका नॉर्मल डेज आएगा कि पूरे मेंस खत्म हो गया, आप रिलैक्स हो गए, अच्छा आने वाले समय में कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप थोड़ा परेशानी आपके ऊपर से जो जो इमीडिएट तलवार लटक रही होती है वो हट जाती है। तो फिर आप इन सब चीजों में पड़ जाते हो, सोशल मीडिया फलाने ढिमकाने ये वो, जो कि आज के जमाने में ये जहर है पूरी तरीके से। ठीक है। इतने अच्छे तरीके से आपको मैनिपुलेट करेगा, वल्गैरिटी और जो कैजुअल, जो फालतू की चीजें होती हैं, है ना, कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए किसी भी हद जा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो कानून बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है कंट्री में, ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, जुडिशरी बनी हुई है, उसको ऐसा 1 मिनट के शॉर्ट्स में वीडियो समझाएंगे, जैसे मतलब इतना तो खुद वो जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, वो नहीं समझा पाएंगे जितना तेजी से समझा लेते हैं। है ना, कि इतना इतना कॉम्प्लेक्स चीज होती है लॉ, इतना कॉम्प्लेक्स चीज होती है वो। गवर्नमेंट का जो ये स्कीम्स बनाना होता है या जो पॉलिसी मेकिंग होती है, एक दिन में तो होती नहीं है। उनको डेटा चाहिए, फैक्ट चाहिए, इतनी इतनी मशीनरी लगी हुई है एसडीएम से लेकर के नीचे से ऊपर तक। फिर बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके एग्जाम की बुराई करने लगेंगे कि यूपीएससी बहुत बेकार चीज है, बहुत फालतू चीज है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। इससे भी आपको बच के रहना है कि नहीं। और हमेशा देखिए, दो चीजें होती हैं, आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के दो ही तरीके होते हैं। बहुत बहुत जैसे आपको अगर डीमोटिवेट करना है किसी व्यक्ति को, तो उसके बहुत ही दो ही तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट तरीका, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीके में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, दोस्त यार हैं या रिलेटिव्स हैं या कोई भी है, वो ये जानता है कि भाई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और इसमें बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है। आप जानते हो वास्तविकता क्या है, कितने लोग सिलेक्ट हो, एक्चुअल में पढ़ने लिखने वाले कितने लोग कितने होते हैं, कंपटीशन एक्चुअल में कितने लोगों के बीच में होता है, ये तो आप जानते हो ना, बिकॉज आप इस चीज में घुसे हुए हो, आप इसमें डेली स्ट्रगल कर रहे हो, आप डेली इस चीज से रूबरू हो रहे हो। तो ऐसा आप जानते हो। तो डायरेक्ट तरीका क्या होगे कि अच्छा आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करेंगे, डांटेंगे, यार तुमसे कहाँ होगा यार, आईआईटी वाईटी जो बच्चे पढ़ के आते हैं, आईएम से पढ़ के आते हैं, उनका होता है, अरे यार तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के तुम यहाँ पे आए हो, तुमसे होगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जैसे मान लीजिए आप लड़के हैं और आप किसी बहुत सुंदर लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं, और वो लड़की भी आपको मतलब पसंद करती है, कुछ करती है। जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत मेहनत की है स्कूल से, आपने टाइम से आप बहुत पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, तो आपका आई सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होना बहुत ही, मतलब आप बहुत प्रोमिनेंट कैंडिडेट हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, कि आप तो सिलेक्ट हो ही जाओगे बिकॉज आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। और क्या चाहिए होता है, गोली चलाना थोड़ी आना चाहिए यहाँ पे कि बम फेंक दें या गुंडाई करना जानते हैं। स्टूडेंट ही तो सिलेक्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। उसी तरीके से तो एग्जाम भी है, मतलब आपकी तरफ आप ही की जैसे लोगों के लिए बना हुआ है ना। तो उसी तरीके से जैसे मान लो एक लड़का है, वो एक सुंदर लड़की को पसंद करता है, और कहीं से उसको दोस्तों को, उसके आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये उसको प्रपोज करेगा या कुछ करेगा, और वो लगते हैं उसको ही बोलने की, अपनी बंदर जैसी शक्ल देखी है, लंगूर जैसी, तू जाएगा उसको प्रपोज करने, वो कितनी बड़ी वो है, ऐसा है वैसा फलाने ढिमकाने, ये है वो है। ठीक है। और आपको डिमोटिवेट कर देंगे, आपको ये बता देंगे कि आप आपसे होगा ही नहीं, आप ही में कमी है, ये है वो है। और दूसरा सबसे स्मार्ट तरीका होता है इनडायरेक्ट तरीका, सबसे स्मार्ट तरीका, कि आप कुछ भी करने जाओगे, अच्छा
वो यही सोशल मीडिया वाला तरीका होता है कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस के लिए, किसी के लिए, उसी को डिफेम करना स्टार्ट कर दें कि अरे वो देखा, अरे वो एमएलए था कैसे वो कलेक्टर को डांट रहा था, अरे वो देखा वो हाई कोर्ट कैसे कैसे डांट रहे थे उनको, तो ये देखा वैसे किया। वही सेम तरीका है कि जैसे मतलब आप वो लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो लड़की को डिफेम करना स्टार्ट कर दे कि हाँ हाँ ठीक है भाई, जा तू प्रपोज कर, कोई नहीं है, तू तो दिखता भी अच्छा है ये वह, लेकिन कल तू देखा था उसको, कल किसी के साथ घूम रही थी, तेरा तो पता नहीं कौन सा नंबर है। हाँ हाँ ऐसा ही वैसा है, और आपने संयोगवश मतलब कोइंसिडेंटली आपने उसको किसी के साथ घूमते हुए देख भी लिया, या मान लीजिए कहीं अपने दोस्त यारों के साथ बैठी हुई कुछ है, और जबकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और लेकिन आपका माइंड मैनिपुलेट हो गया क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही गंद भरी हुई है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि आपने कुछ चीज देखी नहीं, मान लीजिए कहीं कोई विवाद हो गया, कुछ बात हो गई, सही में अपनी आंखों से देख लिया, तो आप ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके दिमाग में तो ग्लोरिफिकेशन छाया हुआ है। ठीक है, आपके दिमाग में तो लबासना छाया हुआ है, आपके दिमाग में छाया हुआ है कि भाई वो रॉयल एंट्री रॉयल एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है, और आप एक्चुअल चीज से हटे जा रहे हो। जबकि आप एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी जो सिविल सर्विसेज होती है वो यही होती है जो आप अभी अपनी स्टूडेंट फेज में झेल रहे हो। आप जो चीजों को बर्दाश्त कर रहे हो, आप अकेले हो, डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर है, इतना प्रेशर, इतना मतलब रिसोर्सेज कमी होने के बावजूद भी आप बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो। आप बेस्ट अपने अपने जितने भी रिसोर्सेज उसका एप्लीकेशन करो, इसी को ब्यूरोक्रेट होना कहा जाता है। जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, तो ये तो एग्जाम पास करने के लिए होता है, बट जो क्वालिटी आपके अंदर है वो यहीं से आपकी स्टार्ट होती है। ज्यादातर लोगों की, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आपको फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हो, आप लड़का हो कि लड़की हो, आप इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो, बिकॉज आपने इतना पढ़ा लिखा है, आपको इतना एक्सपोजर मिला हुआ है कि आप ये फालतू की चीजों से दूर रहते हो। दैट इज वाई आपको जो ऑल इंडिया कैडर की जो पॉलिसी होती है, आपको हर जगह जगह भेजा जाता है। यूपी का रहने वाला बंदा उसको महाराष्ट्र भेजो, महाराष्ट्र वाला बंदा उसको झारखंड भेज दो। ठीक है, वरना आप वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में घुल जाओगे, आप कभी उस चीज़ के बारे में सीख ही नहीं पाओगे। और आपने सिंस आपने इतना कुछ पढ़ लिख रखा है, इतना हिस्ट्री पढ़ा है, इतना ज्योग्राफी पढ़ा है, इतना डिटेल में हर चीज़ पढ़ रखी है, इतने साल से आप खुद सफर कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, इतनी सारी ह्यूमन प्रॉब्लम से झेल रहे हो, वो आम जनता नहीं झेलती ना। आम जनता क्या करती है, डॉज कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। उनके सामने इतनी समस्या है कि वो खड़े नहीं रहेंगे उसके लिए, वो टिके नहीं रहेंगे कि मेंस नहीं निकला, प्रीलिम्स नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं, उसके बावजूद पढ़ रहे हैं कि चलो अगला अटेम्प्ट देंगे, अगले अटेम्प्ट में और जोर लगाएंगे और मेहनत करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यही सब बातें मुझे आपके साथ करनी थी। मेंस देखिए, जितना भी समय बचा हुआ है, मन लगा के पढ़िए, बिना किसी बात को सोचे हुए, रिलैक्स होके। ठीक है, अगर क्विट करना है क्विट कर दीजिए, बट पढ़ते रहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट पे उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शनल पूरा नहीं है, ऑप्शनल ही पढ़िए 18 दिन, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए 10 BS। ठीक है, रात को बैठ के 10-12 आंसर लिख लीजिएगा, आपके आपकी आंसर राइटिंग की हैबिट ना छूटने पाए, और पढ़ते रहिए। ठीक है, जो होना होगा वो हो जाएगा। आपके 10-12 दिन या 15 दिन या 20 दिन चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है।